डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली की रचना के संबंध में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनरी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अनुसंधान को सफल बनाने के लिए जिन विधियों के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनमें से एक प्रश्नावली भी है। तो प्रश्नावली के द्वारा यदि अनुसंधान को सफल बनाना है तो सबसे ज़रूरी है कि उसकी रचना या निर्माण बेहतर ढंग से हो, यानी कि उसके निर्माण में अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है ताकि सूचनादाता भी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली की रचना में 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहली है अध्ययन की समस्या, दूसरी है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली, और तीसरी जो बात है वो है प्रश्नावली की बाह्य आकृति या भौतिक पक्ष। तो इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन की समस्या को जान लेते हैं। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पहले यह जरूरी होता है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने से क्या होगा, समस्या के किसी भी आवश्यक पक्ष के छूटने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी जो बात इसमें ध्यान रखने की वो है कि विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना बनी रहेगी। इसमें एक तीसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए। अब अपन दूसरा जो इसका बिंदु है वो लेते हैं प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति है शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। फालतू के प्रश्नों को सम्मिलित करने से क्या होगा, समय, श्रम और धन का दुरुपयोग होगा। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें सबसे पहले आती है प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। क्या होता है कि प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी प्रगणक की सहायता के खुद ही पढ़ना होता है, यानी कि इसमें अनुसंधान करता नहीं पड़ता, उत्तरदाता स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रश्न जो है वो स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता आसानी के साथ उन्हें समझ सके और उत्तर भर सके। प्रश्नों में विशिष्ट एवं विभागीय शब्दों का तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और अस्पष्ट प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे ये पूछना कि क्या आपको अच्छा वेतन मिलता है, इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना वेतन मिलता है। इसी में जो दूसरी बात है वो है प्रश्नों की सरलता, यानी कि प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी
उन्हें समझ सके और उनके उत्तर आसानी से भर सकें। क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता की सहायता के लिए उपस्थित नहीं होता है। तीसरा बिंदु इसमें है कि इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर प्रत्येक उत्तरदाता उसका अलग अलग अर्थ लगा सकता है, जिससे क्या होगा, अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। जैसे यह प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, इसके स्थान पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं। आयु के हिसाब से सही पता चलेगा, ना कि प्रौढ़ व्यक्ति की कैटेगरी के हिसाब से। अगला बिंदु जिसमें है सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हो जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो, ये गलत क्वेश्चन है। इसके स्थान पर यह क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या है। अगला जो इसमें बिंदु वो है संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, यानी कि आप अविवाहित है, विवाहित है, तलाकशुदा है, पुनः विवाहित है, विधवा, विधुर आदि। और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध एवं समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। अगला इसमें जो छोटा बिंदु वो है कम प्रश्न हो। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता ऊब जाता है। लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम एवं धन भी अधिक खर्च होता है। अतः प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए। अगला बिंदु इसका है 7वां, गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण एवं सारणीयन आसानी से किया जा सके। अधिकांशतः प्रश्नों के उत्तर जो है वो हाँ या नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, यानी कि अधिकांश क्वेश्चन हाँ और नहीं में होने चाहिए। अगला जो है गुप्त सूचनाएं, सीक्रेट इंफॉर्मेशंस। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से उसके यौन संबंधों एवं व्यापारिक रहस्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अगला बिंदु है गहन सूचनाएं या अत्यधिक गहन सूचनाएं।
प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हो। इससे क्या होगा, व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहेगी। जैसे व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह, पत्नी से संबंध, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न करने पर उसके गुस्सा होने की संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में उत्तर पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगला बिंदु है पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरों की ओर संकेत करते हो। जैसे क्या तुम शिक्षित हो? क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो? इन प्रश्नों के उत्तरों में पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद है जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है। नेक्स्ट है तकनीकी शब्दों की व्याख्या। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना जरूरी है तो उनको स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम गरीबी, बेकारी, अर्ध बेकारी, बाल अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनकी अलग से परिभाषा भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कल्पनात्मक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर कल्पना मात्र से हो। जैसे क्या तुम विश्व के धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हो? इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जाने चाहिए। अगला है व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं होने चाहिए जो सूचनादाता पर व्यंग करते हो। ऐसी स्थिति में उससे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना असंभव है। अगला है भावात्मक या प्रभावशाली शब्दों से बचाव। प्रश्नावली में दकियानुसी, भावात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर में पक्षपात आने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए यदि यह पूछा जाए कि क्या आप साम्यवादी हैं या क्या आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः नकारात्मक ही होंगे क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति को दकियानूसी करार दिए जाने का डर रहता है। अब तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है प्रश्नावली का बाह्य अथवा भौतिक पक्ष। प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा एवं शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है और प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता को ही भरने होते हैं। तो उस स्थिति में सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट जैसे उसका कागज, आकार, छपाई, रूप रंग, लंबाई, ये सभी आकर्षक होनी चाहिए। तो हमें प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में कुछ बातों को ध्यान रखना होगा या रखना चाहिए। वो है
सबसे पहले आकार लेते हैं, साइज। एक अच्छी प्रश्नावली की साइज होती है 8x12 या 9x11, जिन्हें आसानी से मोड़कर लंबे लिफाफों में रखा जा सके। और कम पृष्ठों की प्रश्नावली होने पर उसका डाकिये भी कम लगता है तथा उसके भरकर लौटाने की संभावना भी अधिक रहती है। यदि लंबे आकार की प्रश्नावली होगी तो डाक द्वारा भेजे जाने के समय उसके फटने का डर रहता है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर साइज होती है 8x12 या 9x11। दूसरी जो इसकी भौतिक विशेषताओं में आती है वो है कागज। कागज जो है वो चिकना हो, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। खुरदरा एवं छिकने वाला कागज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो कागज रंगीन होना चाहिए, जिससे कि वो सूचना दाता का ध्यान आकर्षित करे। कागज पतला होने पर डाकिये भी कम लगता है। अगला जो इसमें है वो छपाई। प्रश्नावली को छपाया जा सकता है। छपाई जो है वो स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। प्रश्नावली की लंबाई जो है वो भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे बढ़ते समय उत्तरदाता ऊब जाता है और फिर वो उसको पढ़ना पसंद नहीं करता। सामान्यतः आधे घंटे में भरी जाने वाली प्रश्नावली उपयुक्त मानी जाती है। अगला बिंदु इसका जो है वो है हाशिया एवं जगह छोड़ना। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाई और 3/8 इंच एवं दाई और 1/5 इंच का हाशिया छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। इसमें कागज को पंच करके फाइल करने में भी सुविधा होती है। अगला जो इसका बिंदु वो है मदों की व्यवस्था। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए, और यदि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूहों में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम तथा सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए ताकि उनके संपादन में अधिक समय और ध्यान नहीं लगाना पड़े। और लास्ट जो ध्यान रखने वाली बात है वो है प्रश्नावली की पूर्व जांच, प्री टेस्टिंग। प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजे जाने से पहले एक छोटे से निदर्शन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सके। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी भी सावधानी रखी गई हो और चाहे कितने ही अनुभवी व्यक्ति एवं साहित्य का सहारा लिया गया हो, फिर भी उसमें कमियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः जरूरी है कि प्रश्नावलियों की पूर्व जांच कर ली जाए। धन्यवाद।